टैलेंट एडवांस रैबर निर्माण का रियल हीरो। नमस्कार, न्यूज नाइट के एक और विशेष अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं असीम मिश्रा और आज के अंक में हम बात करने वाले हैं कल जिस तरह से लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव की चर्चा का जवाब देते हुए आज उन्होंने कल लोकसभा में प्रधानमंत्री ने दिया और आज राज्यसभा में दिया और इस दौरान कई सारे अहम बातें प्रधानमंत्री ने कही, विपक्ष पर करारा हमला किया। बताएंगे आपको विस्तार से क्या कुछ आज अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान प्रधानमंत्री ने क्या कुछ अहम बातें कही। साथ ही साथ एक दुखद हादसा जैसा कि हमने आपको बताया अब से कुछ देर पहले कि यूपी के हाथरस में जो हादसा हुआ उसमें 121 लोगों की दर्दनाक मृत्यु हो गई है। यूपी के सीएम ने इस पूरी घटना को लेकर न्यायिक जांच के आदेश दे दिए हैं। कैसे हुई ये घटना, क्या कुछ अब तक का अपडेट आपको बताएंगे और साथ ही साथ देश में कहीं बारिश और कहीं बाढ़ की स्थिति लगातार बनी हुई है। कौन कौन से राज्य हैं इससे प्रभावित बताएंगे आपको, लेकिन शुरुआत करना चाहेंगे सबसे पहले हेडलाइंस के साथ। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा पर प्रधानमंत्री का राज्यसभा में जवाब। आपातकाल, नीट, मणिपुर समेत तमाम मुद्दों पर रखा केंद्र सरकार का पक्ष। पीएम ने कहा मणिपुर की स्थिति हो रही है सामान्य, नीट के दोषियों को नहीं बख्शने का दिया भरोसा। राज्यसभा में विपक्ष के आरोपों पर पीएम मोदी का जोरदार पलटवार। कांग्रेस को बताया संविधान विरोधी, कहा संविधान की रक्षा के लिए आम जनता ने हम पर जताया है भरोसा। भ्रष्टाचार को लेकर भी साधा निशाना। विपक्ष के वॉकआउट पर राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने जताई नाराजगी, आत्मचिंतन की दी नसीहत। कहा विपक्ष ने दिखाई संविधान को पीठ। प्रधानमंत्री ने कहा सच्चाई नहीं सुनना चाहता है विपक्ष, राज्यसभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाथरस घटनास्थल का किया दौरा, दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का दिया भरोसा। साजिश की आशंका से नहीं किया इनकार, रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में न्यायिक जांच के आदेश। हिंदुओं को हिंसा से जोड़ने के लिए राहुल गांधी के बयान पर नहीं थम रहा है आक्रोश। दिल्ली समेत देश के कई हिस्सों में विरोध प्रदर्शन, बीजेपी युवा मोर्चा का कांग्रेस मुख्यालय के बाहर प्रदर्शन, राहुल गांधी से की मुआफी की मांग। हेमंत सोरेन फिर संभालेंगे झारखंड की कमान। चंपई सोरेन ने राज्यपाल को मिलकर उन्हें सौंपा इस्तीफा। हेमंत सोरेन ने सरकार बनाने का पेश किया दावा। देश के कई हिस्सों में भारी बारिश से बाढ़ के हालात, असम में लाखों लोग प्रभावित। बिहार, गुजरात, उत्तराखंड में मूसलाधार बारिश, पश्चिमी यूपी के कई जिलों में जोरदार बारिश। और T20 वर्ल्ड चैंपियन टीम इंडिया की कल सुबह होगी वतन वापसी। विश्व विजेताओं के सम्मान में कल शाम मुंबई में होगा विक्ट्री परेड। और शुरुआत सबसे पहले झारखंड से जुड़ी खबर के साथ, जो खबरें वहां से आ रही हैं हम आपको अपडेट दे दें। जेल से बाहर निकलने के बाद एक बार फिर से हेमंत सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री बनेंगे। जी हां, चंपई सोरेन ने पद से मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया है और इसी के साथ हेमंत सोरेन ने सरकार बनाने का दावा भी पेश कर दिया है। हेमंत सोरेन और चंपई सोरेन ने राजभवन में राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन के साथ मुलाकात की और उसके बाद
माननीय मुख्यमंत्री जी ने सारी बातें कह दी है और बाकी चीजें अभी बहुत अफरा तफरी है, हम लोग विस्तृत रूप में बता देंगे और बाकी चीजें जो प्रक्रिया है उस हम लोगों ने पूरी कर ली। ये सारी समय चरणबद्ध तरीके से बता देंगे। हम लोग नेतृत्व परिवर्तन किया था, मुझे दायित्व मिला। राजनीतिक घटनाक्रम आप लोग भी जानते हैं और उसे हेमंत बाबू ने आया और हमारा गठबंधन में फिर से हम लोग निर्णय लिया, हम हेमंत बाबू को और हमारा गठबंधन की ओर से फिर हम लोग नेता चुना और हम अपना जो पद हमने लिया था उसको हमने इस्तीफा दिया। और इससे पहले रांची में इंडी गठबंधन के विधायकों की बैठक में हेमंत सोरेन को विधायक दल का नेता चुना गया। जी हां, तो आप एक तरह से कह सकते हैं कि अब झारखंड में जो कमान होगी वो एक बार फिर से हेमंत सोरेन के कंधों पर होगी। वो मुख्यमंत्री का दावा पेश कर चुके हैं, राज्यपाल से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश कर चुके हैं। और आपने अभी सुना भी कि स्थितियां किस तरह से थी और अब जब स्थितियां अनुकूल हुई हैं तो एक बार फिर से झारखंड में जो है वो राजनीतिक सुगबुगाहट शुरू हो गई है। हेमंत सोरेन, उनको जब से जमानत मिली है वो रिहा हुए हैं, उसके बाद से सरकार बनाने की कवायद जो है वो शुरू हो चुकी है। चंपई सोरेन कार्यवाहक मुख्यमंत्री थे, उन्होंने पद से इस्तीफा दे दिया आज राज्यपाल से मिलकर, और हेमंत सोरेन ने राज्यपाल से मिलकर, दोनों एक साथ गए, राजभवन गए, राज्यपाल से मिले, उन्होंने मुलाकात की। और उसके बाद एक तरफ जब हेमंत सोरेन जेल में थे तो उस वक्त चंपई सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री थे, और अब जबकि हेमंत सोरेन जेल से बाहर आ चुके हैं, जेल से बाहर निकल चुके हैं, तब अब एक बार फिर से हेमंत सोरेन राज्य के मुख्यमंत्री, राज्य में सरकार बनाने का उन्होंने दावा पेश कर दिया है। वो आज दोनों ही कार्यवाहक मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री जो बनना चाह रहे हैं हेमंत सोरेन, उन दोनों ने आज राज्यपाल से मुलाकात की है और एक बार फिर से वहां पे सरकार बनाने की जो कवायद है वो अब शुरू हो गई है। आपने सुना दोनों ही नेताओं को, हेमंत सोरेन को भी सुना, चंपई सोरेन को भी सुना, जो राजनीतिक परिस्थितियां थी। अब उसके बाद से एक बार फिर से झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार बनने जा रही है। वो उन्होंने सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया है। चंपई सोरेन, जो कि हेमंत सोरेन से पहले जब वो जेल में थे वो मुख्यमंत्री थे, तब वो मुख्यमंत्री थे। और हमारे साथ हमारे सहयोगी दिवाकर इस वक्त रांची से जुड़ चुके हैं। दिवाकर, क्या कोई ताज़ा अपडेट? और जैसा कि हमने सुना अभी बाइट में कि जो परिस्थितियां वो अनुकूल हो चुकी हैं और अब सरकार बनाने की कवायद जो है वो अब शुरू होगी। देखिए, अब से थोड़ी देर पहले यहाँ राजभवन में आकर चंपई सोरेन ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है और उसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, जिन्हें आज दिन में एक बार फिर से विधायक दल का नेता चुन लिया गया, उन्होंने आकर, जो उनके सहयोगी पार्टी है, वो कांग्रेस के नेता है और साथ ही साथ आरजेडी के तमाम नेताओं के साथ उन्होंने आकर सरकार बनाने का दावा पेश किया। और बाद में जब वहां से निकलने के बाद, राजभवन से निकलने के बाद उन्होंने जब मीडिया से बातचीत की, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि कल उनकी सरकार का शपथ ग्रहण होगा। हालांकि अभी समय कितने बजे शपथ ग्रहण होना है इसका अनाउंसमेंट नहीं किया गया है, लेकिन सारी तस्वीरें जो दिन भर आज अटकलों का बाजार गर्म था कि एक बार फिर से हेमंत सोरेन झारखंड के अगले मुख्यमंत्री होंगे और चंपई सोरेन पूर्व मुख्यमंत्री कहलाने लगेंगे, तो वो जो कवायद है वो अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पर पूरी हो गई है और हेमंत सोरेन ने एक बार फिर मुख्यमंत्री बनने का दावा यहाँ पर पेश किया और उसके बाद कल उनकी नई सरकार का जो है वो शपथ ग्रहण होने जा रहा है। कौन मंत्री बनेंगे और क्या कुछ तस्वीरें होंगी, क्योंकि लगातार जब से हेमंत सोरेन जमीन घोटाला मामले में जब उनकी गिरफ्तारी हुई थी, उसके बाद जब नए चंपई सोरेन मुख्यमंत्री के तौर पर उन्होंने शपथ लिया था, तो ये लगातार अटकलों का बाजार गर्म था कि कल्पना सोरेन को भी मुख्यमंत्री बना, वो बिल्कुल मंत्री पद की शपथ दिलाई जा सकती है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लेकिन अब जब क्योंकि कल फिर एक बार नई सरकार का गठन होने जा रहा है, तो कौन कौन से नए चेहरे, क्योंकि कांग्रेस खेमे में भी लगातार असंतुष्ट जो एक खेमा है वो लगातार नए मंत्री पद बनने का दावा कर रहा था, तो वैसे में हो सकता है कि कुछ बड़े बदलाव कांग्रेस की तरफ से हो सकता है, क्योंकि कांग्रेस के विधायक दल के जो नेता थे आलमगीर आलम, जो ग्रामीण विकास मंत्री थे, उन्हें भी जो हम कह सकते हैं वो मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में जेल जाना पड़ा है और उसके बाद से वो पद खाली है, तो लगातार ये कहा जा रहा है कि उनकी जगह पर किसको मंत्री बनाया जाएगा। तो ये कई चीज, क्योंकि झारखंड में इसी वर्ष चुनाव भी होने हैं, तो ये तमाम
जो अटकलों का बाजार है वो थोड़ी देर में और भी साफ हो जाएगा कि कांग्रेस खेमे से कौन कौन मंत्री बनेंगे और हेमंत सोरेन का जो नया मंत्रिमंडल होगा उसमें किस तरीके से चुनाव का ख्याल रखते हुए, क्योंकि चुनाव यहाँ पर सितंबर और अक्टूबर के महीने में झारखंड में विधानसभा के चुनाव होने, तो उस लिहाज से सरकार का गठन निश्चित तौर पर होगा। लेकिन एक जो सुगबुगाहट है, क्योंकि चंपई सोरेन कोल्हान से आदिवासी के बड़े नेता माने जाते हैं, वैसे में अगर जेएमएम ने उन्हें दरकिनार एक तरीके से हम कह सकते हैं किया है, तो इसका कहीं ना कहीं एक असर कोल्हान में जरूर निश्चित तौर पर आने वाले चुनाव में देखने को मिल सकता है। लेकिन दिवाकर, जैसा कि आपने कहा कि इसी साल चुनाव भी है, वहां पे विधानसभा के चुनाव में है, ऐसे में जेएमएम चाहेगी कि वो बिना किसी सपोर्ट के, अभी जिस तरह से सपोर्ट हासिल है उनको बाकी दलों की तरफ से, वो चाहेगी कि खुद से वो पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में आए। ऐसे में जेएमएम की कोशिश ये होगी कि तमाम जो उनके नेता हैं उनको खुश रखें, जो मंत्री पद चाहते हैं उनको दिया जाए। क्या इस बात को हम समझ सकते हैं कि कल जब अगर वो शपथ लेते हैं मंत्रिमंडल के, जब वो गठन होगा तो उसमें उनका ध्यान रखा जाएगा जेएमएम पार्टी का? देखिए, निश्चित तौर पर झारखंड में जो लोकसभा चुनाव के भी जो परिणाम आए हैं और उसके बाद जब उसके आंकड़ों का विश्लेषण हो रहा था, तो निश्चित तौर पर ये तस्वीरें निकलकर सामने आई थी कि महागठबंधन जो है, जो यहाँ पर अभी सत्ता पक्ष, जिसमें वो इंडी गठबंधन का वो भागीदार यहाँ पर है, जेएमएम है, कांग्रेस है और जेडी है, तो तमाम जो गठबंधन के सहयोगी हैं उनको कहीं ना कहीं ये इस बात को लेकर निराशा हुई है कि करीब जो 81 विधानसभा झारखंड में आते हैं उसमें से 55 सीटों पर विधानसभा के जो क्षेत्र आते हैं वहां पर वो पिछड़ गए थे। तो इस लिहाज से हम कह सकते हैं कि निश्चित तौर पर जो झारखंड में एक कवायद बनाने की कोशिश की गई थी, सिंपैथी लहर बनाने की कोशिश की गई थी हेमंत सोरेन के जेल जाने के बाद, वो लोकसभा चुनाव में देखने को नहीं मिला था। तो शायद इसीलिए एक बार फिर से हेमंत सोरेन को जो इंडिया गठबंधन है उसने मुख्यमंत्री के तौर पर लाने की कोशिश की है, ताकि विधानसभा चुनाव में उसका फायदा उन्हें मिल सके। लेकिन जिस तरीके के लोकसभा में रुझान रहे हैं उस लिहाज से निश्चित तौर पर इसकी जो डगर है वो कठिन होने वाली है असीम आने वाले। बिल्कुल बिल्कुल, डगर कठिन है। क्या कुछ होता है वो अब आने वाले दिनों में पता चल पाएगा। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया दिवाकर, इन तमाम ताज़ा अपडेट्स को झारखंड की राजधानी रांची से हम तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ेंगे आगे और यहाँ रुके एक बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। जिन्होंने यूज किया है वो जानते हैं असली हींग का स्वाद। MDH सुपर हींग, शुद्धता का असली तड़का। MDH स्वाद से सबको दीवाना कर दे, दीवाना कर दे। पता का चाय, गजब का स्वाद। अरे वाह, लेजेंड की बैट, इससे तो मैं खेलूंगा। फ्यूचर बैटिंग लेजेंड बैट। इसमें जिसका नाम लिखा है बैट उसी को मिलेगी। अरे यार, देखा, अगर इस पे मेरा नाम नहीं लिखा होता तो कितनी दिक्कत हो जाती। इसलिए आरबीआई कहता है बैंक अकाउंट हो या बैंक लॉकर, उसमें नॉमिनी का नाम जरूर दर्ज करें, ताकि आपकी जमा पूंजी उसी को मिले जिसे आपने नामित किया है। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। सर, आप बहुत लकी हैं कि आपके बेटे ने हेल्थ इंश्योरेंस और बाकी सारी फॉर्मेलिटीज टाइम से पूरी कर दी है। मेरा बेटा? तो फिर आप? पॉलिसी बाजार। क्लेम के टाइम पे हमेशा आपकी हेल्प को तैयार। पॉलिसी बाजार, 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 390 रुपए महीने से शुरू। ज्यादा उपज और भरपूर मुनाफा भी। दोनों मिलेंगे टोरी से। एक हाथ में खरपतवार की हार और दूसरे हाथ में ज्यादा पैदावार। समझे? IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का टोरी। अब खरपतवार होगा हक्का बक्का, बढ़ेगा मक्का। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के बड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। और ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ेंगे आगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर जवाब दिया। लोकसभा के बाद आज राज्यसभा में भी पीएम ने अपने 2 घंटे के संबोधन में विपक्ष को निशाने पर लिया। मोदी ने संविधान के नाम पर हो हल्ला करने वाले लोगों को अंबेडकर के बहाने खूब सुनाया। पीएम ने इसके अलावा आने वाले सालों में लेने वाले फैसलों के बारे में भी जानकारी दी। लोकसभा चुनावों में विपक्ष ने लोगों के बीच संविधान बचाने की दुहाई देकर भ्रम फैलाने की पुरजोर कोशिश की, लेकिन सजग जनता ने प्रोपेगेंडे की हवा निकाल दी और एनडीए सरकार की सत्ता में वापसी हुई। प्रधानमंत्री ने दृढ़ता जताई कि उनके और उनकी सरकार के लिए संविधान सिर्फ अनुच्छेदों का दस्तावेज नहीं बल्कि मार्गदर्शक है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस है जो खुद ही संविधान के लिए सबसे बड़ा खतरा है।
और आज अवसरवादी राजनीति का गठजोड़ सिर्फ हल्ला मचा रहा है। इस चुनाव नतीजों से जो कैपिटल मार्केट है उसमें तो उछाल नजर आ ही रहा है, लेकिन दुनिया में भी बहुत बड़ा उमंग और आनंद का माहौल है। लेकिन इस बीच हमारे कांग्रेस के लोग भी खुशी में मगन है। मैं समझ नहीं पाता हूं कि ये खुशी का कारण क्या है, और इस पर कई सवाल है। क्या ये खुशी हार की हैट्रिक पर है? क्या ये खुशी नर्वस 90 के शिकार होने पर है? क्या ये खुशी एक और असफल लॉन्च की है? संवैधानिक संस्थाओं और जांच एजेंसियों के दुरुपयोग को लेकर भी विपक्ष के आरोपों को प्रधानमंत्री ने आईना दिखाया। उन्होंने ये जता दिया कि भ्रष्टाचार के खिलाफ उनका और उनकी सरकार का युद्ध जारी रहेगा। मैं देश को बार बार ये बात याद दिलाना चाहता हूं, ये कैसा दोगलापन चल रहा है। ये लोग दिल्ली में एक मंच पर बैठ करके जांच एजेंसियों पर आरोप लगाते हैं, भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए रैलियां करते हैं, और केरला में उनके शहजादे, उन्हीं के केरल के एक मुख्यमंत्री जो उनके गठबंधन के साथी है, उनको जेल भेजने की अपील करते हैं। सुविधा और सिलेक्टिव राजनीति को लेकर भी प्रधानमंत्री ने विपक्ष को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि विपक्षी दल ऐसे हैं जो पश्चिम बंगाल में हो रहे अत्याचारों पर चुप रहते हैं। ये जो महिलाओं के साथ होते अत्याचार में विपक्ष का जो सिलेक्टिव रवैया है, ये सिलेक्टिव रवैया बहुत ही चिंताजनक है। बंगाल से आई कुछ तस्वीरों को सोशल मीडिया पे वीडियो देखा, एक महिला को वहां सरेआम सड़क पर पीटा जा रहा है। वो बहन चीख रही है, लेकिन वहां खड़े हुए कोई उसकी मदद के लिए नहीं आ रहा है, वीडियो बनाने में लगे हुए हैं। और जो घटना संदेश खली में हुई, जिसकी तस्वीरें रोंगटे खड़े करने वाली है, लेकिन बड़े बड़े दिग्गज मैं सुन रहा हूं कल से, इसके लिए पीड़ा उनके शब्दों में भी नहीं झलक रही है। राष्ट्रपति अभिभाषण की चर्चा के दौरान ये बात तो तय है कि आने वाले सत्रों में पक्ष विपक्ष में नोकझोंक और राजनीतिक उठापटक और तीखी होगी। अमूमन सत्ता पक्ष और प्रधानमंत्री पर मणिपुर के सवाल पर विपक्ष हमलावर रहा है, लेकिन राज्यसभा में जब प्रधानमंत्री संबोधन के लिए खड़े हुए और मणिपुर पर उन्होंने बोलना शुरू किया तो राज्यसभा से विपक्ष नदारद था और बायकॉट कर धरना प्रदर्शन बाहर कर रहा था। सदन से बहिष्कार कर देश के लीडर को न सुनना, ये कहीं ना कहीं हैरानी पैदा करता है। कैमरामैन प्रबोध नेगी और अपने सहयोगी शैलेंद्र मिश्र, ऋषि कुमार के साथ राजेश राज, डीडी न्यूज, दिल्ली। और प्रधानमंत्री ने अपने राज्यसभा अपने संबोधन के दौरान पेपर लीक से लेकर मणिपुर हिंसा की बात हो, इमरजेंसी की बात हो, भ्रष्टाचार की बात हो, जम्मू कश्मीर की बात हो, संविधान की बात हो, नीट की बात, इन तमाम मुद्दों पर अपनी बातें रखी। और पीएम ने कहा कि ये जो दशक है वो भारत का दशक है, भारत की सदी है। और उन्होंने ये भी कहा कि अवसरों की यहाँ पे कोई कमी नहीं है, युवाएं आगे बढ़ रहे हैं और देश को और भी ताकतवर बनाने का काम हमारे देश के युवा कर रहे हैं। आम लोगों तक 100% योजनाओं का क्रियान्वयन, गरीबी के खिलाफ निर्णायक कदम और दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनाए जाने की प्रतिबद्धता को प्रधानमंत्री ने सदन में दोहराया। नारी सशक्तिकरण और समृद्ध किसान का विजन भी सामने रखा। कांग्रेस के कार्यकाल में 10 साल में एक बार किसानों की कर्ज माफी की बहुत डोल पिटे गए और एक बढ़ चढ़ करके बातें बता करके किसानों को गुमराह करने
भरसक प्रयास किया गया था। उसके लाभार्थी करीब देश के 3 करोड़ किसान थे। सामान्य गरीब छोटे किसान का तो उसमें नामो निशान नहीं था। जिसको सबसे जरूरत थी इसकी उनकी योजना में कोई परवाह नहीं थी। प्रधानमंत्री ने सिलसिलेवार ढंग से जम्मू कश्मीर से आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक जंग का जिक्र किया, तो वहीं उन्होंने बीते 10 साल में पूर्वोत्तर भारत में शांति, स्थिरता और विकास के रोड मैप को सामने रखा। इसके अलावा मणिपुर में हुई हिंसक घटनाओं को विपक्षी दलों के राजनीतिक सवालों और उनकी सियासी चालों का भी जवाब दिया। मणिपुर में लगातार हिंसा की घटनाएं कम होती जा रही है। इसका मतलब शांति का आशा रखना, शांति पे भरोसा करना संभव हो रहा है। आज मणिपुर के अधिकांश हिस्सों में आम दिनों की तरह स्कूल चल रहे हैं, कॉलेज चल रहे हैं, दफ्तर और दूसरे संस्थान खुले रहे। मणिपुर में भी जैसे देश के अन्य भागों में परीक्षाएं हुई, वहां भी परीक्षाएं हुई हैं और बच्चों का अपनी विकास यात्रा जारी रखी है। केंद्र और राज्य सरकार सभी से बातचीत करके शांति के लिए, सौहार्द रास्ता खोलने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। नीट यूजी पेपर लीक मामले पर विपक्ष के सवालों के साथ साथ प्रधानमंत्री बड़ी संवेदनशीलता के साथ लाखों अभ्यर्थियों को आश्वस्त करते नजर आए। पीएम मोदी ने कहा कि युवाओं का भविष्य और उनकी मेहनत दोनों ही सुरक्षित हैं। मेरे देश के नौजवानों के भविष्य के साथ जुड़ा मुद्दा भी इन्होंने राजनीति के भेंट चढ़ा दिया। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है। मैं देश के नौजवानों को आश्वस्त करता हूं कि आपको धोखा देने वालों को ये सरकार छोड़ने वाली नहीं है। मेरे देश के नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वालों को सख्त से सख्त सजा मिले, इसके लिए एक के बाद एक एक्शन लिए जा रहे हैं। स्टार्टअप, इंफ्रा विकास, रोजगार और अवसर की उपलब्धता के लिए सरकार बीते 2 कार्यकाल से भी ज्यादा परिश्रम करेगी और सुरक्षा, समृद्धि और समानता सुनिश्चित करेगी। शैलेंद्र मिश्र, राजेश राज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और जैसा कि कल आपने देखा, जब प्रधानमंत्री लोकसभा में अपना संबोधन दे रहे थे, अपनी बातें रख रहे थे, उस वक्त भी विपक्ष ने काफी हंगामा किया था। और आज जब राज्यसभा में प्रधानमंत्री बोल रहे थे, उस वक्त भी विपक्ष जो है वो काफी हंगामा किया। और न सिर्फ हंगामा किया बल्कि बीच भाषण के दौरान वो उन्होंने वॉकआउट भी कर गया। और जब प्रधानमंत्री बोल रहे थे उसी दौरान लगभग 30-32 मिनट के आसपास जब वो संबोधित कर रहे थे, उसके बाद ही विपक्ष वहां से सदन से वॉकआउट कर गया। इस पर प्रधानमंत्री ने कहा कि विपक्ष जो है वो सच को नहीं सुनना चाहता है। और उस पर जो राज्यसभा के सभापति, उन्होंने भी काफी नाराजगी जाहिर की और उन्होंने कहा कि जो विपक्ष है वो सदन को पीठ दिखाकर जा रहा है। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इस रिपोर्ट को आइए देखते हैं। 18वीं लोकसभा का पहला सत्र और राष्ट्रपति के अभिभाषण पर प्रधानमंत्री जब जवाब देने राज्यसभा पहुंचे तो विपक्षी दलों का वही रवैया जारी रहा जो कमोबेश लोकसभा में था। विपक्ष का अमर्यादित आचरण जारी रहा और जारी रहा प्रधानमंत्री का जवाब भी। लेकिन 30 मिनट बाद विपक्षी दलों को ये भी रास नहीं आया और मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में वे सदन से भाग खड़े हुए वॉकआउट कर गए। झूठ फैलाने वालों की सत्य सुनने की ताकत भी नहीं होती। इतनी चर्चा के बाद उन्होंने उठाए हुए सवालों के जवाब भी सुनने की हिम्मत नहीं है। इन्होंने ये अपर हाउस को अपमानित कर रहे हैं। विपक्ष का यह रवैया जनादेश के अपमान जैसा रहा, जबकि जनता ने बड़े ही सधे अंदाज के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों देश की बागडोर लगातार तीसरी बार सौंप इतिहास दोहराया है।
लेकिन विपक्ष है कि एनडीए गठबंधन की जीत उसे रास नहीं आ रही है। भारत के लोकतंत्र की 6 दशक के बाद आई हुई घटना असामान्य घटना है और कुछ लोग जानबूझ करके उससे अपना मुंह फेर करके बैठे रहे। कुछ लोगों को समझ नहीं आया और जिनको समझ आया उन्होंने हो हल्ला उस दिशा में किया कि ताकि देश की जनता की इस विवेक बुद्धि पर, देश की जनता के इस महत्वपूर्ण निर्णय पर कैसे छाया कर दी जाए, कैसे उसको ब्लैकआउट किया जाए, इसकी कोशिश हुई। लेकिन मैं पिछले 2 दिन से देख रहा हूं कि आखिर तक पराजय भी स्वीकार हो रहा है और दबे मन से, कम मन से विजय भी स्वीकार हो रहा है। वजह यही है कि वह जनतंत्र के मंदिर कहे जाने वाली संसद की गंभीर चर्चाओं को शोर हंगामे में दबाना चाहता है। पटकनी चुनावी मैदान में लगी है, लेकिन झेप संसद में मिटाना चाहता है। सभापति ने विपक्ष के रवैये पर खेद प्रकट किया। आज वो सदन छोड़कर नहीं गए, मर्यादा छोड़कर गए। आज उन्होंने मुझे पीठ नहीं दिखाई है, भारत के संविधान को पीठ दिखाई है। आज उन्होंने मेरा अनादर और आपका अनादर नहीं किया है, उस शपथ का अनादर किया है जो संविधान के तहत ली है। भारत के संविधान की इससे बड़ी अपमानित बात नहीं हो सकती। ऐसा कैसे हो सकता है? हाउस ऑफ एल्डर्स, द अपर हाउस, हमें देश का मार्गदर्शन करना है। मैं उनके आचरण की भर्त्सना करता हूं। देश के 140 करोड़ लोग इसे हाथ होंगे। लोकतंत्र का मंदिर चुनावी मैदान नहीं है। देश की जनता अपने नेताओं से अपेक्षा रखती है कि वे नई नीतियों को कसौटी पर कसें, चर्चा परिचर्चा पर समय ज्यादा खर्च करें, हंगामे पर कम। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और यहाँ रुकें एक और छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। लाल रंग इसका अपार, तीखा कम है फिर भी स्वाद। बेमिसाल, बेमिसाल, MDH कश्मीरी। MDH कश्मीरी। MDH। अच्छा भैया, मेरी गाय को भी अपने हाथों से चारा खिला दो। अरे खिलाई देते हैं। हमारी गाय भैया। क्या हो गया? पूरा का पूरा गांव यहाँ आ गया। अच्छा भैया, किसी हाथ से चारा खिलाते हो? तभी तो आपके गाय भैंसों की ब्याज सबसे ज्यादा है। अरे पगले, ये चमत्कार इस हाथ का नहीं, हाथ में जो कपिला पशु आहार है उसका है, जो पशुओं की सेहत अच्छी रखता है और ब्याज भी बढ़ाता है। ले जाओ। कपिला, देश का नंबर 1 पशु आहार। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। राशि की स्कूल फीस, घर का किराया, कितनी जिम्मेदारियां हैं सर पे। तुम तो टर्म लाइफ इंश्योरेंस लिए बिना ही चलेगा। पॉलिसी बाजार पे 1 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस सिर्फ 470 रुपए महीने से शुरू। काफी टैलेंटेड है आपकी बेटी। सर बड़ी होकर इंडिया के लिए खेलना चाहती है। उसकी फ्यूचर के लिए अभी से मैंने सेविंग भी स्टार्ट कर दी है। फ्यूचर की बात है तो सिर्फ उसे नहीं, आपको भी मैदान में उतरना पड़ेगा। मुझे? इनका मतलब है म्यूचुअल फंड्स के मैदान में। सिर्फ सेविंग्स नहीं, हर महीने म्यूचुअल फंड्स में भी इन्वेस्ट कीजिए। वरना आपकी बेटी तो बड़ी होगी, पर उसके लिए सेव किए हुए पैसे शायद उतने ही रह जाएंगे। सही है सर। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।
चुटकुला समझ नहीं आया? समझ तो ये नहीं आता कि खेत धान का या खरपतवार का। तो इसमें समझना क्या है दोस्त? ले आओ धान के खरपतवारों का स्पेशलिस्ट ग्रीन लेबल। IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का ग्रीन लेबल, धान के खरपतवारों का स्पेशलिस्ट। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। और ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। आज हमारा चर्चा का विषय है विशेष, हमारा आज का प्रधानमंत्री का इमरजेंसी और भ्रष्टाचार पर वार। आज जिस तरह से प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जो चर्चा हुई उसका जवाब दे रहे थे राज्यसभा में, और उसमें उन्होंने इमरजेंसी को लेकर विपक्ष पर करारा हमला किया, भ्रष्टाचार को लेकर करारा हमला किया और भी बहुत सारे मुद्दों का जिक्र किया। इस पर आज हम बातचीत करेंगे। बहुत ही खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ विजय शर्मा जी हैं जो कि प्रवक्ता हैं भाजपा की तरफ से। विजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत इस कार्यक्रम में। हमारे साथ ज़ेबा खान जी हैं जो कि कांग्रेस की तरफ से हैं, प्रवक्ता हैं। ज़ेबा जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और साथ साथ हमारे साथ बहुत ही खास और वरिष्ठ पत्रकार अदिति टंडन जी हैं जो कि हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं। अदिति जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत ज़ेबा खान जी मैं आप ही से करना चाहूंगा। और बार बार आपकी पार्टी कांग्रेस पार्टी संविधान का, सदन का अपमान करती नजर आ रही है। हमने कल भी देखा, इतने बड़े सदन में, संसद में, लोकसभा में जब प्रधानमंत्री बोल रहे हैं, लगातार 2 घंटे तक आपकी तरफ से, विपक्ष की तरफ से हो हंगामा किया गया। एक बार फिर से आज राज्यसभा में हो हंगामा भी किया गया और वॉकआउट भी किया गया। कैसे आप लोग संविधान और संविधान की दुहाई आप करते रहते हैं, आपके नेता करते रहते हैं, ये संविधान को बचाने का तरीका नहीं है। ज़ेबा खान जी, आपकी प्रतिक्रिया। आप हमें सुन पा रही हैं ज़ेबा खान जी? लगता है हमारी आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही है। ज़ेबा जी, आप हमें सुन पा रही हैं? हाँ जी, सुन पा रही हूँ। मेरा सवाल ज़ेबा जी ये कि एक बार फिर से आपके नेता हाथों में संविधान की कॉपी लेके घूमते रहते हैं, हमने देखा लोकसभा चुनाव के दौरान, लेकिन वही पार्टी, वही नेता कल लगातार हो हंगामा किया, राज्यसभा में भी हो हंगामा किया और पीठ दिखाकर सदन को वॉकआउट कर गया। क्या यही आचरण है संविधान को बचाने का, सदन को संरक्षित रखने का? क्या यही तरीका है कांग्रेस पार्टी की? देखिए, मैं सुन रही हूँ कि कल से हल्ला किया जा रहा है कि क्या यही मर्यादा है। तो क्या ये मर्यादा है? क्या 146 सांसद को निलंबित करके जबरदस्ती कानून पास कर देना बिना किसी बहस के, ये मर्यादा है क्या? ये भी तो देखना होगा। और सांसद पार्लियामेंट में खड़े होकर राजनाथ सिंह बोलते हैं कि अजय सिंह जो हैं, अग्निवीर, शहीद अग्निवीर अजय सिंह के परिवार को पैसा मिला है, जो कि झूठ साबित हुआ है। और 2 घंटा 14 मिनट के स्पीच में विपक्ष को नहीं दिखाना, ये मर्यादा नहीं तोड़ता है क्या? जो ये सारी चीजें ज़ेबा खान बोल रही हैं, और नीट के जो पेपर लीक्स हो रहे हैं उस पर बात नहीं करना, ये मर्यादा नहीं ये करता। तमाम मुद्दों पर प्रधानमंत्री ने अपनी बात रखी है ज़ेबा जी। इन तमाम मुद्दों पर प्रधानमंत्री ने अपनी बात रखी है। देश के आवाज को तो ही पार्लियामेंट में उठाने के लिए ना, मुद्दों को उठाने के लिए, देश की जनता की जो परेशानियां हैं उसको उठाने के लिए। तो देश की जनता क्या कर, तो आपको तो जवाब देना चाहिए था ना। आज आप पीठ दिखा के निकल गए, आपकी पार्टी निकल गई, विपक्ष निकल गया। आपको जवाब देना चाहिए था, आपको सुनना चाहिए था प्रधानमंत्री ने क्या कहा, उसके बाद आप उस पर जवाब देते आपकी पार्टी। प्रधानमंत्री जी तो, लेकिन आप आधे घंटे सुनने के बाद ही आप वहां से निकल गए। नहीं, प्रधानमंत्री जी मणिपुर पर तो कुछ जवाब दे नहीं रहे हैं। नहीं, उन्होंने मणिपुर पे भी कहा है, उन्होंने तमाम विषयों पे कहा है ज़ेबा जी। में कितने बार पेपर लीक्स हो गए? 70 बार। उस पर उन्होंने कहा है कि इसकी जांच की जाएगी, सख्त कानून बनाए जाएंगे इसके लिए। मुद्दों से ये लोग भागते हैं। नहीं, मुद्दों से तो आप भाग रहे हैं, आपकी पार्टी भाग रही है। सिर्फ गुमराह करने का काम किया जाता है। विजय जी, दुखद है ये। ठीक है विजय जी, ज़ेबा खान जी, उनके पास बोलने के लिए कुछ है नहीं, मुझे लग रहा है वो ठीक से रिप्लाई नहीं कर पा रही है मेरे सवालों का। आपकी प्रतिक्रिया कि जिस तरह से कल भी हमने देखा, सिर्फ 2 घंटे तक लगातार हंगामा किया गया, संसदीय आचरण का घोर उल्लंघन किया गया, और वही नजारा एक बार फिर से राज्यसभा में भी, और जैसा कि सभापति ने कहा कि पीठ दिखाकर वो चले गए। देखिए असीम जी, बहुत हल्की आ रही है। जयबा जी मैं कर लूं? जी बोलिए। जयबा जी की मजबूरी है, क्योंकि इनके जो नेता हैं और इनकी जो पार्टी है, उन्होंने लोकतांत्रिक कार्य नहीं किया और उनके पास कुछ बचा भी नहीं था। आपने देखा होगा किस तरह से इलेक्शन के दौरान, किस तरह से अभी इन्होंने झूठे तथ्य रखे सारे पब्लिक डोमेन में,
कि भाई तानाशाही बढ़ गई और वो अपना जो एक बुक लेके साथ चलते हैं संविधान की, तो संविधान को तार तार करने का किसने काम किया ये पूरे देश ने देख लिया दोनों बार, लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी। आप मुझे बताइए लोकसभा में कौन सा ऐसा मुद्दा है जिस बात का जवाब प्रधानमंत्री जी ने नहीं दिया? बिल्कुल, एक एक करके सारे मुद्दों का जवाब दिया उन्होंने। ये मणिपुर की बात कह रही है, मणिपुर पे उन्होंने जवाब दिया। नीट की बात कह रही है, नीट पे उन्होंने जवाब दिया। एक मिनट सुनिए, देखिए इनका इतिहास देखिए। इन्होंने रोड पे साथ चारों तरफ कहते थे, जहां डिबेट, जेवा खान जी भी मेरे साथ कई बार डिबेट कर चुकी है, इन्होंने हर बार मणिपुर मुद्दा उठाया। जब मणिपुर के ऊपर बहस हुई थी संसद में पिछले टाइम, तो 5 मिनट बाद ये वॉकआउट कर गए थे, भाग गए थे, इन्होंने नहीं सुना था। अब दोबारा से ये मौका आया था सुनने का, तो इन्होंने शोर शराबा मचा दिया। किस तरह से लोकसभा में शोर शराबा हुआ, अभी राज्यसभा में भी हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने सारे मुद्दे एड्रेस किए, तो उसमें फिर दोबारा से वही शोर शराबा, फिर पीठ दिखा के भाग गए। तो आप मुझे बताइए, लोकतंत्र का वो मंदिर होता है, उसको कलंकित करने का कार्य कौन कर रहे हैं? ये दूसरा, जब वो जवाब दे रहे तो आप जवाब सुनिए। आप तो ये सुन ही नहीं रहे कि वो ठीक बोलेंगे गलत बोलेंगे। इसका मतलब आपकी नीयत उनको सुनना नहीं है, आपकी नीयत उनको बदनाम करना है, आपकी नीयत संविधान को कमजोर करना है। आपका जो विश्वास है वो संवैधानिक प्रणाली में है ही नहीं, ना संसदीय प्रणाली में। आपका तो जिस तरह से इमरजेंसी लगाई गई थी उसी तरह से आप अपने आप को संविधान से ऊपर समझते हो। ये बात प्रूव हो गई आज। और एक बात ये भी विजय जी, प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि जो प्रोपेगेंडा कांग्रेस और विपक्ष पार्टी चला रही है उसको जनता ने परास्त करने का काम किया है। जेवा जी, साफ तौर पर प्रधानमंत्री ने कहा जेवा जी कि जो प्रोपेगेंडा चलाने का काम किया गया उसको पब्लिक ने बिल्कुल खारिज कर दिया, परास्त कर दिया। मणिपुर में देखिए, आपने देखा होगा प्रधानमंत्री जी ने कैसे बोला कि वहां पर कितनी एफआईआर हुई है। आपको मैं बता दूं, वहां पे 11,000 एफआईआर हुई है, 500 से ज्यादा लोग पकड़े गए हैं। और वहां पे 3 दिन हमारे केंद्रीय मंत्री अमित शाह जी रहे, उसके बाद में कई सप्ताहों तक केंद्रीय गृह राज्य मंत्री रहे वहां पे। और 71% अब सपा पूर्वोत्तर के राज्यों से, चाहे उल्फा हो, बोडो हो, कोई भी आंदोलन, ये सभी अब मुख्य धारा में शामिल हो रहे हैं, समझौता करके। ठीक है विजय जी, जेवा जी बताइए, रिस्पॉन्ड कीजिए। देखिए, मजबूरी, अभी हमारे विजय शर्मा जी बोल रहे थे जेबा जी की मजबूरी है। मजबूरी हमारे यहाँ कुछ भी नहीं है। हम लोकतंत्र पर भरोसा करते हैं और हमें पूरी आजादी है बोलने की। मजबूरी तो आज आधे घंटे के बाद ही क्यों आपकी पार्टी चली गई? पर प्रधानमंत्री जी के हर गलत, आपने सुना क्यों नहीं प्रधानमंत्री को? कल भी हो हंगामा किया, आज भी हो हंगामा आप लोग करते रहे। कितने महीने के विपक्ष के हल्ला करने के बाद कितने देर, आप ये भी समय बताइए, कितने देर मणिपुर पर बोले प्रधानमंत्री जी? अरे तो संसदीय परंपरा है जेवा जी, संसदीय परंपरा है, आपको सुनना चाहिए, आपकी पार्टी को सुनना चाहिए, यही तो परंपरा है। 1 साल से ज्यादा से मणिपुर जलते हुए हो गया, वहां उसे निशांत नहीं कर सका। ये है जेबा जी लगता है आपने भी प्रधानमंत्री जी का आपने भाषण नहीं सुना। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि वहां धीरे धीरे शांति आ रही है, लोगों में विश्वास जग रहा है। और जेबा जी फैक्चुअल नहीं सुनिए, फैक्चुअली मैं आपको करेक्ट कर दूं। देखिए, वहां पे जो हिंसा है वो पहली बार नहीं हुई है, ये दशकों पुरानी हिंसा है जो दशकों से चली आ रही है वहां पर, और ये कांग्रेस की देन है। जेवा जी, साफ तौर पर देखिए, पब्लिक भी सब देख रही है, समझ रही है कि किस तरह से कांग्रेस पार्टी ने, विपक्ष ने संसदीय आचरण का, संसदीय मर्यादाओं का उल्लंघन किया है। प्रधानमंत्री ने भी इस बात का जिक्र किया, आज राज्यसभा के सभापति ने भी इस बात का जिक्र किया। हम आपके पास आएंगे, लेकिन हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अदिति जी भी इस वक्त स्टूडियो मौजूद हैं। अदिति जी, इन तमाम चीजों को पब्लिक देख रही है, जान रही है, समझ रही है, और प्रधानमंत्री ने कहा कि ये तो नर्वस 90s के शिकार हो गए हैं और उनको लगता है कि 3 बार के हार के बाद भी ये लोग सुधरने के लिए तैयार नहीं है। देखिए, स्थिति बहुत चिंताजनक है और होती जा रही है। ऐसा नहीं है कि संसदीय प्रणाली में डिस्रप्शन पहले नहीं होती थी। इनफैक्ट पहली डिस्रप्शन तीसरी लोकसभा में हुई थी। पहली बार अगर किसी सांसद को निलंबित किया गया था तो तीसरी लोकसभा में किया गया था। लेकिन जो स्तर है डिबेट का और डेलिब्रेशन का, वो लगातार गिरता जा रहा है। और ये जाहिर सी बात है कि प्रधानमंत्री के वक्तव्य के वक्त जो ऑपोजिशन का कल भी लोकसभा में भी रवैया था और आज राज्यसभा में भी था कि कांस्टेंट डिस्रप्शन की एक कोशिश की गई थी। और इसलिए कह रहा हूं अदिति जी कि देखिए, राहुल गांधी जी हाथ में संविधान की कॉपी लेके घूमते रहते हैं, और वही राहुल गांधी जब सदन के अंदर आते हैं तो उन्हीं संविधान में जो नियम कानून है उन्हीं का उल्लंघन करते नजर आ रहे हैं। नहीं, ये बात सही है कि इनफैक्ट जब प्रधानमंत्री प्रेसिडेंट मोशंस पर रिप्लाई करने के लिए खड़े हुए हैं आज तक,
तब तक ऑपोजिशन की तरफ से डिसरप्शन हुई है हर बार। मैं काफ़ी देर से कवर कर रही हूँ, देख रही हूँ, यही स्थिति कल भी देखी गई जो चिंताजनक है। और जैसा कि आज जगदीप धनखड़ जी ने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा कि ये एक तरह से संविधान के खिलाफ एक अटैक है। ये उनके खिलाफ अटैक नहीं है, ये संविधान के खिलाफ अटैक है। क्योंकि देखिए, आपको भी मैंडेट दिया है, एक मैंडेट पॉजिटिव ऑपोजिशन बनने के लिए आपको 99 सीट्स मिली हैं, 10 साल के बाद लीडर ऑफ ऑपोजिशन का ओहदा मिला है। ये एक रिस्पॉन्सिबल पोजीशन है। उस रिस्पॉन्सिबल पोजीशन में आपका कंडक्ट देश देखेगा और ये भी देखेगा कि किस तरीके से आप पार्लियामेंट और संसद का वक्त डेलिब्रेटिव पार्लियामेंट्री वर्क में यूज़ करते हैं, ना कि डिस्ट्रप्टिव में। क्योंकि डिस्ट्रप्शन आसान है। इनफैक्ट मुझे याद आता है कि पवन बंसल जो इन्हीं के संसदीय कार्य मंत्री थे, एक बार जब भाजपा ऑपोजिशन में थी उस वक्त उनका एक बहुत बड़ा वक्तव्य आया था कि 1 मिनट की डिस्ट्रप्शन पार्लियामेंट को 2.5 लाख रुपया कॉस्ट करती है। बिल्कुल। तो देखिए, जब सत्ता में कोई और आता है तो तब रूल्स भी बदल जाते हैं। लेकिन एक बात बहुत स्पष्ट है कि अब इलेक्शंस खत्म हो गए हैं और ऑपोजिशन को ये समझना होगा कि अब इलेक्शन मोड नहीं है। अगले 5 साल उन्होंने, बिल्कुल सही है, जिम्मेदार विपक्ष के तौर पर बहुत बिल्कुल बेहतर है कि नीट पर एक डिस्कशन मांगी उन्होंने। उस डिस्कशन का रूल्स के तहत इंतजार करके प्रॉपर डिस्कशन, प्रॉपर डिबेट होनी चाहिए, उसमें से आउटकम निकलना चाहिए। जैसा कि प्रधानमंत्री ने अपने वक्तव्य में सेशन शुरू होने से पहले बोला कि हम सबको साथ लेने के लिए तैयार हैं। लेकिन देखिए, ऑपोजिशन को अपने स्पेस का इस्तेमाल इस तरह से करना चाहिए कि लोगों का वॉइस जो है वो बढ़ चढ़कर नजर आए, सुनाई दे, और ऐसा ना लगे कि अभी तक इलेक्शन चल रहा है। क्योंकि निकल कर, लेकिन आदित्य जी आ रहे हो, हम देख रहे हैं किस तरह से डिस्ट्रप्शन लगातार हो रहा है, डे 1 से हो रहा है। और जो आपने कहा कि लाखों रुपए खर्च होते हैं, ये पब्लिक भी देख रही है किस तरह से कांग्रेस पार्टी और विपक्ष संसदीय कार्यवाही का लगातार विरोध कर रही है, डिस्ट्रप्शन कर रही है, और उससे जो बाधा क्रिएट हो रहे हैं उससे आम आदमी के पैसे का वहां पे नुकसान हो रहा है, वो जाया जा रहा है। इस बात को भी जनता देख रही है। और प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर कहा कि ये संसदीय परंपराओं का, जी विजय जी, संसदीय परंपराओं का साफ तौर पर उल्लंघन कर रही है विपक्षी पार्टियां। बहुत संक्षेप में विजय जी। 5 सेकंड में संक्षेप में बताना चाहता हूं। प्रधानमंत्री जी ने कहा, और वो सच से कहा, कि जब हमने 26 नवंबर संविधान दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया तो उसका कांग्रेस पार्टी ने विरोध किया। तो संविधान विरोधी कौन है? तो ये चीज तो दूध का दूध, पानी का पानी आ गया। तो इनका क्या मतलब था उसका विरोध करने का? आप मुझे बताइए। बिल्कुल। जेबाजी, इसका जवाब दीजिए आप। बिल्कुल। अब उनके पास जवाब है ही नहीं, मेरे पास समय भी नहीं है, उनके पास जवाब भी नहीं है। सॉरी प्लीज। नहीं जेबाजी, कल वॉकआउट करने का मुख्य जो कारण है, जी बताइए, जल्दी बताइए, बहुत संक्षेप में। झूठ बोल रहे थे और वो बोल रहे थे कि इंडिया गठबंधन जो है वो संविधान विरोधी है, जबकि ये गलत है। संविधान विरोधी शुरू से तो आपके आचरण तो वही दिख रहे हैं जेबाजी, आपके आचरण, कांग्रेस पार्टी के आचरण तो संविधान विरोधी आचरण ही दिखाई दे रहे हैं। खैर, हमारे पास समय इतना ही है। जेबाजी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। विजय जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अदिति मैम, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप तीनों मेहमानों का इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ेंगे आगे, रुकेंगे एक और बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए MDH का शाही पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। स्वाद से सबको दीवाना कर दे, दीवाना कर दे। पता का चाय, गजब का स्वाद। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब MM रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। और ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ेंगे आगे। केंद्र सरकार ने 8 कैबिनेट कमेटियों का गठन किया है। नियुक्ति संबंधी कैबिनेट कमेटी में PM मोदी के अलावा गृह मंत्री अमित शाह शामिल हैं। पहले की तरह ही सुरक्षा मामलों की कैबिनेट कमेटी में PM मोदी के अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर को शामिल किया गया है। नियुक्ति समिति को छोड़कर राजनाथ सिंह हर कैबिनेट कमेटी का हिस्सा हैं। आवास संबंधी कैबिनेट कमेटी में अमित शाह सहित 5 मंत्री शामिल हैं। आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी में PM समेत 11 मंत्री शामिल हैं।
संसदीय मामलों की कमेटी में राजनाथ सिंह सहित 10 मंत्री शामिल हैं। तो 8 कैबिनेट जो कमेटीज हैं, नियुक्ति संबंधी कैबिनेट कमेटी में भी पीएम के अलावा गृह मंत्री शामिल हैं और इस तरह से ये कैबिनेट नोट। बढ़ेंगे आगे, रुकें एक और छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के बड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। इतनी सी सैलरी में घर की EMI कैसे भरूंगी? काश तुमने जाने से पहले टर्म लाइफ इंश्योरेंस लिया होता। पॉलिसी बाजार पे 1 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस सिर्फ 470 रुपए महीने से शुरू। काफी टैलेंटेड है आपकी बेटी। सर बड़ी होकर इंडिया के लिए खेलना चाहती है। उसके फ्यूचर के लिए अभी से मैंने सेविंग भी स्टार्ट कर दी है। फ्यूचर की बात है तो सिर्फ उसे नहीं, आपको भी मैदान में उतरना पड़ेगा। मुझे? इनका मतलब है म्यूचुअल फंड्स के मैदान में सिर्फ सेविंग्स नहीं, हर महीने म्यूचुअल फंड्स में भी इन्वेस्ट कीजिए। वरना आपकी बेटी तो बड़ी होगी, पर उसके लिए सेव किए हुए पैसे शायद उतने ही रह जाएंगे। सही है सर। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। ज्यादा उपज और भरपूर मुनाफा भी, दोनों मिलेंगे टोरी से। एक हाथ में खरपतवार की हार और दूसरे हाथ में ज्यादा पैदावार। समझे? IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का टोरी। अब खरपतवार होगा हक्का बक्का, बढ़ेगा मक्का। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH। और अब बात हाथरस की। जी हाँ, सत्संग भगदड़ हादसे के बाद हाथरस में हर जगह मातम का माहौल है। इस दर्दनाक हादसे में अब तक 121 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। इस बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाथरस में हुई भगदड़ की घटना की न्यायिक जांच कराने की बात कही है। उत्तर प्रदेश के हाथरस में हुए दिल को झकझोर कर रख देने वाले हादसे में कई घरों की जिंदगियां तबाह हो गई हैं। यहां हजारों की संख्या में लोग सत्संग में शामिल होने के लिए पहुंचे थे, लेकिन उन्हें कहां पता था कि वो जिस सत्संग में शामिल होने जा रहे हैं उस सत्संग के बाहर मौत उनका इंतजार कर रही है। हालांकि प्रशासन त्वरित गति से राहत कार्यों में लगा हुआ है। घायलों का अलीगढ़ और हाथरस के अस्पतालों में इलाज चल रहा है। पुलिस ने आयोजकों के खिलाफ FIR दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। हादसे के बाद से नारायण हरि उर्फ भोले बाबा फरार हैं। पुलिस उसकी तलाश कर रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक तय समय के अंदर जांच रिपोर्ट सौंपने का आदेश भी दिया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज हाथरस में सत्संग के दौरान मची भगदड़ वाले घटनास्थल का जायजा लिया और घायल श्रद्धालुओं का हालचाल जाना और कहा कि हमने इस घटनाक्रम पर ADG आगरा की अध्यक्षता में एक SIT गठित की है, जिसने अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट दे दी है और आगे की कार्यवाही जारी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस घटना की तह तक जाना बहुत जरूरी है। हादसे के बारे में जो वहाँ के चश्मदीद हैं, जो इस घटना के शिकार हुए थे, गंभीर रूप से घायल हो गए थे, उनमें से ज्यादातर जो लोग हैं जिनसे आज मैंने बातचीत भी किया है, वे सभी इस बात को बोलते हैं कि हादसा कार्यक्रम के उपरांत। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाथरस भगदड़ मामले पर समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव के आरोपों पर कहा कि कुछ लोगों की प्रवृत्ति होती है कि इस प्रकार की दुखद घटनाओं पर वे राजनीति ढूंढते हैं। ऐसे लोगों की फितरत है चोरी भी और सीना जोरी भी। ये हर व्यक्ति जानता है कि उन सज्जन की फोटो किसके साथ है और उनके राजनीतिक संबंध किनके साथ जुड़े हुए हैं। आपने देखा होगा कि पिछले दिनों रैलियों के दौरान इस प्रकार की भगदड़ कहां मचती थी और कौन इसके पीछे था। कुछ लोगों की एक प्रवृत्ति होती है कि इस प्रकार के दुखद और दर्दनाक घटनाओं में भी वे राजनीति ढूंढते हैं और ऐसे लोगों की ये फितरत है कि चोरी भी और सीना चोरी भी। हाथरस मामले पर उप जिलाधिकारी सिकंदराव ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। रिपोर्ट में पूरे घटनाक्रम का सिलसिलेवार ब्यौरा दिया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक घटनास्थल पर 2 लाख से अधिक लोग उपस्थित थे। घटनास्थल पर मची अफरा तफरी की वजह से ही वहां भगदड़ की स्थिति पैदा हुई। हाथरस में फॉरेंसिक टीम भी तेजी से अपने काम में जुट गई है। टीम ने घटनास्थल पर पहुंचकर कई वस्तुएं भी एकत्रित की।
मिलने के लिए यहाँ कोई वैसा सामान नहीं, श्रद्धालुओं का जो सामान था जूता चप्पल बस वही मिला है, कोई विशेष सामान नहीं है। पन्नी वगैरह जो बैठने का होता है वो मिला है। वहीं आज संसद में भी हाथरस में हुई घटना पर संवेदना व्यक्त की गई। राज्यसभा के सभापति और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने सदन में कहा कि यह सदन शोकाकुल परिवारों के प्रति गहरी सहानुभूति और दुख व्यक्त करता है। Several devotees lost lives in a stampede that broke out at a religious event at Hathras in Uttar Pradesh. This house joins me in expressing our heartfelt condolences as well as deep sympathy and sorrow to the bereaved families and in praying for the speedy recovery of the injured. यूपी सरकार द्वारा इस पूरी घटना के लिए जिम्मेदारों की जवाबदेही तय करने की कार्रवाई की जा रही है, जिसमें कुछ विशेष दल बनाए गए हैं। अलग अलग जनपदों में कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई है। अब उम्मीद यही है कि पीड़ितों को जल्द से जल्द न्याय मिले ताकि आगे भविष्य में ऐसी घटनाएं ना हो सकें। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और ग्राउंड जीरो से इस वक्त हमारे सहयोगी नीरज सिंह हाथरस से ही वो मौजूद हैं। नीरज, 121 लोगों की दर्दनाक मृत्यु हुई है, कौन जिम्मेदार और इस वक्त क्या कुछ ताजा अपडेट आपके पास? देखिए, जहाँ तक जिम्मेदारी की बात है तो जो रिपोर्ट है वो सरकार को सौंप दी गई है और उस रिपोर्ट में कई तरह की बातें सामने निकल कर आई हैं असीम, कि जिस तरीके से जो आयोजक थे उन्होंने 80,000 की अनुमति मांगी और 2 लाख से ज़्यादा की संख्या में वहाँ पर श्रद्धालु पहुँचे थे और जो श्रद्धालु पहुँचे थे उनके लिए जो टेंट बनाया गया था उसमें किसी भी तरह के इंतजाम नहीं थे, ना तो वहाँ बैरिकेड प्रॉपर तरीके से किए गए और जो सेवादार थे उन्होंने भी जो लोग हैं उनको ठीक तरीके से लाइन में नहीं लगने दिया, जिसकी वजह से आपने देखा कि सत्संग के बाद वहाँ पर भगदड़ मची और उसमें 121 लोग की मृत्यु हो गई। अब योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट कर दिया है कि इसकी न्यायिक भी जांच कराएंगे। इसके अलावा प्रदेश स्तर पर, प्रशासन के स्तर पर इस मामले की जांच भी की जा रही है और जल्द से जल्द दोषियों के खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। सबसे बड़ी बात है कि जो बाबा जो गरीब लोगों की चिंता हरण की बात करता था, वो बाबा जो गरीब लोगों के दुख दूर करने की बात करता था, वही बाबा उन गरीब लोगों को मरते हुए छोड़ के चला गया और उसके जो सेवादार थे और जो आयोजक थे वो वहाँ से भाग गए। सबसे बड़ी जो घटना हुई उसके पीछे मैं मानता हूँ कि जो सेवादार थे, जो खास तौर से बाबा के एक तरीके से बॉडीगार्ड थे और बाबा के आसपास चलते थे, जब सत्संग खत्म होने के बाद बाबा का काफिला जैसे ही हाईवे पर चढ़ा, वहाँ पर पहले से ही ऑलरेडी बड़ी संख्या में महिलाएं मौजूद थी और मंच से ये कहा गया कि बाबा से आप आशीर्वाद ले सकते हैं, बाबा के जो पैरों की जो धूल है वो ले सकते हैं। उसके बाद बड़ी संख्या में जो पंडाल में बैठे हुए लोग थे वो भी हाईवे की तरफ भागे और वहाँ ऑलरेडी हाईवे पर बड़ी संख्या में महिलाएं मौजूद थीं और जैसे ही भीड़ गई, इसके बाद जो सेवादार थे उन्होंने गाड़ी निकालने के लिए धक्का देना शुरू किया, जिसकी वजह से एक नाला नुमा खेत के पास जगह थी, उसमें बड़ी संख्या में महिलाएं गिर गईं और उसके बाद लाखों की संख्या में लोग हैं उनके ऊपर से निकल गए। तो ये सबसे बड़ा कारण था। और दूसरा आप देखें कि बाबा ने जिस तरीके से एक लेटर जारी करके ये दुख व्यक्त किया है, ये कौन सा दुख है जो 24 घंटे हो गए और उसके बाद 24 घंटे के बाद आप दुख व्यक्त करते हैं। वो अगर बाबा अपने आप को निर्दोष समझता है तो क्यों नहीं, जब सैकड़ों की संख्या में लोग उस नाले में गिरे हुए थे, उनके ऊपर लाखों की संख्या में लोग गुजर रहे थे, तो उनके सेवादार और जो बाबा है वो खड़े होकर प्रशासन की हेल्प क्यों नहीं कर रहा था, उनको घायलों को वहाँ से निकालकर अस्पतालों तक पहुँचाने का काम क्यों नहीं कर रहा था। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि जो बाबा ये कहता है कि वो 1 रुपया नहीं लेता है, आखिर उस बाबा के पास इतना अकूत साम्राज्य कहाँ से आ गया, सैकड़ों गाड़ियाँ लग्जरी कहाँ से आ गई, उसके पास आलीशान जो बंगले हैं, आलीशान आश्रम है वो कहाँ से आ गए, यहाँ तक कि कैंटीन उसकी ऐसी है जो 5 स्टार होटल की जो सुविधा है वो भी उसके सामने फीकी पड़ जाएगी। तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा षड्यंत्र है। और जिस तरीके से राजनीतिक पार्टियों के जो लोग उनके सत्संगों में जाते हैं और एक तरीके से उन्हें राजनीतिक बैक देने की कोशिश करते हैं, ये भी कहीं ना कहीं ऐसे बाबाओं को बढ़ावा देने का प्रयास है। इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। आने वाले समय में एक गाइडलाइन बननी चाहिए कि भविष्य में अगर इस तरह की कोई आयोजन होते हैं, भविष्य में इस तरह की कोई भी सत्संग होते हैं, तो वहाँ सख्त से सख्त गाइडलाइन का पालन किया जाए और निश्चित संख्या में लोगों को ही आने की अनुमति दी जाए ताकि भविष्य में इस तरह की घटना ना हो। भविष्य में इस तरह घटनाएं ना हो। और इस पूरे मामले को लेकर खासकर हमने जो देखा, यूपी सरकार बहुत ही एक्टिव मोड में आई, एक्शन मोड में आई और फटाफट इस पूरे मामले को लेकर न्यायिक जांच के आदेश दे दिए गए। वो खुद गए घटनास्थल पर, घायलों से मुलाकात की। ये एक अच्छी बात है कि फटाफट जो स्टेट गवर्नमेंट है वो इसको अच्छे से रिस्पॉन्ड की। बहुत बहुत शुक्रिया नीरज
इन तमाम ताज़ा अपडेट्स को ग्राउंड जीरो यानी कि हाथरस से हम तक पहुंचाने के लिए दुखद हादसा हुआ, 121 लोगों की दुखद मृत्यु हो गई। बढ़ेंगे आगे। संसद में कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा हिंदुओं को लेकर दिए गए बयान को लेकर बीजेपी नेता सड़कों पर आज उतर आए। दिल्ली में आज बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। बीजेपी नेताओं का कहना है कि राहुल गांधी को पूरे देश से मुआफी मांगनी चाहिए। और अब नजर डालते हैं देश भर की कुछ दूसरी अहम खबरों पर। आप इन देखिए इन खबरों को फटाफट अंदाज में, और मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार। कर्नाटक के महर्षि वाल्मीकि अनुसूचित जनजाति विकास निगम में भ्रष्टाचार की सीबीआई जांच की मांग को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं ने जमकर प्रदर्शन किया। भाजपा का आरोप है कि आरोपियों को बचाने के लिए कर्नाटक सरकार सरकारी तंत्र का इस्तेमाल कर रही है। मध्य प्रदेश विधानसभा में वित्त वर्ष 2024-25 के लिए 3,65,067 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तुत किया गया। उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा के प्रस्तुत किए गए बजट का मुख्य उद्देश्य प्रदेश के राजस्व आय में वृद्धि करना, पूंजीगत निवेश को बढ़ाना, सड़क, सिंचाई सहित कई कल्याणकारी कार्य को करना शामिल है। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले में सुरक्षा बलों के साथ हुई मुठभेड़ में 5 नक्सली ढेर हो गए। मुठभेड़ के दौरान किसी भी जवान के हताहत होने की खबर नहीं है। घटना के बाद से ही पूरे इलाके में सर्च अभियान जारी है। पंजाब के अमृतसर में पाकिस्तान की सीमा से सटे इलाकों में सर्चिंग के दौरान बीएसएफ ने असलहों से भरा हुआ एक पैकेट बरामद किया। पैकेट से पाकिस्तान निर्मित 2 पिस्तौल, 4 मैगजीन और 40 कारतूस बरामद किए गए। इसके अलावा सुरक्षा बलों को चीन में निर्मित ड्रोन भी मिला है। प्रवर्तन निदेशालय ने जम्मू कश्मीर में आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा देने वालों के खिलाफ कार्रवाई की है। राज्य में आतंकवादी गतिविधियों के पोषण के लिए ड्रग्स की बिक्री और तस्करी में संलिप्त लोगों पर प्रहार करते हुए ईडी ने श्रीनगर के बेमिना में एक अचल संपत्ति को कुर्क किया। श्रीलंका में भारत के उच्चायुक्त संतोष झा ने कोलंबो में 100 ऑक्टेन XP 100 के साथ प्रीमियम पेट्रोल का उद्घाटन किया। इस उद्घाटन के साथ ही श्रीलंका उच्च प्रदर्शन क्षमता वाले ईंधन को अपने बाजार में लॉन्च करने वाला दुनिया का 8वां देश बन गया है। बांग्लादेश की यात्रा पर पहुंचे नौसेना अध्यक्ष एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी ने बांग्लादेशी प्रधानमंत्री शेख हसीना के सुरक्षा सलाहकार मेजर जनरल तारिक अहमद सिद्दीकी से बातचीत की। बातचीत के दौरान भारत और बांग्लादेश के बीच सुरक्षा और सहयोग को और ज्यादा मजबूत बनाने को लेकर चर्चा की गई। केंद्रीय इस्पात एवं भारी उद्योग राज्य मंत्री भूपति राजू ने एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधारोपण किया। विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर शुरू हुए इस अभियान का मुख्य उद्देश्य अपनी मां के लिए एक पेड़ लगाकर उनको सम्मान देना है। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2024 के लिए पात्र शिक्षकों की ऑनलाइन स्व नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। ऑनलाइन नामांकन प्राप्त करने की अंतिम तिथि 15 जुलाई 2024 है। इस साल शिक्षक दिवस पर देश के 50 चुनिंदा शिक्षकों को राष्ट्रपति के हाथों पुरस्कृत किया जाएगा। न्यूज नाइट के प्रायोजक थे गैलेंट एडवांस रबर, निर्माण का रियल हीरो। नए दिन की करें शुरुआत भारतीय ज्ञान परंपरा, संस्कृत और स्वास्थ्य के साथ। स्वास्थ्य में उपयोगी आयुष पद्धतियों का विज्ञान, संस्कृति, कला, योग का अद्भुत ज्ञान,